कैसे हैं बताइए। हेलो। हाँ है, कमेंट करते हैं जी, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। पंखा गर्म हवा देता है जी। एसी में मत रहिए, डीसी बन जाइएगा। तब और सब बढ़िया है। बढ़िया है जी, सबका सब चीज। पर लिख रहे हैं ना आप लोग, आए पढ़िए लिखिए मन से। हे, कहां थी शुतुरमुर्ग? बड़ी दिन के बाद शुतुरमुर्ग नजर आई है। चलिए, शुतुरमुर्ग भी मुंह जो है अपना जमीन में धसा देता, वो भी मुंह धसा दी है। तो देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ ना किए हैं हो, बोलिए ना हो। हाँ, आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ किए हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास पिछले क्लास में हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास का सिलेबस लिखाए थे। आधुनिक भारतीय इतिहास में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 13-14 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर दूसरा टॉपिक आपको 18वीं सदी का भारत तथा नवीन स्वायत्त राज्य, और फिर अगला टॉपिक बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। फिर अगला टॉपिक ब्रिटिशों की आर्थिक नीति, फिर आपको 1857 का विद्रोह, अन्य प्रमुख विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर आपको शिक्षा और प्रेस का विकास, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन, कांग्रेस, राष्ट्रीय आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, और स्वतंत्रता के बाद का भारत। यही 14 टॉपिक है। और इसमें पहला टॉपिक प्रारंभ किए थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं बतलाए थे। मूल तौर पर हम आपको यह बात बतलाए थे, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया, और वास्को डी गामा भारत आया, और भारत से जब वापस लौटने लगा तो मसाला लेकर भारत से वापस लौटा था, और उस मसाला को जब पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया तो जितना में खरीदा गया था मसाला, उसका 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस वजह से पुर्तगाल एक देश है, यूरोप महादेश का एक देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल में एक कंपनी स्थापित हुई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी 1498 ईस्वी में भारत के साथ मसालों का व्यापार करने को लेकर के स्थापित किया गया था। भारत के साथ मसालों का व्यापार स्थापित करने को लेकर
1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यही बात बेसिकली पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे, यही ना बतलाए थे ना। अब वैसे छात्र या छात्रा जो जिसका बैच शाम में 7 से 9 है, उसको भी आधुनिक भारतीय इतिहास में हम एलो किए हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा 7 से 9 वालों के लिए। तो पिछला क्लास जो है, संस्थान के एप्लीकेशन पर जाइएगा, फाउंडेशन बैच में जाइएगा, 5 से 7 वाला फाउंडेशन बैच में जाइएगा, तो वहां पर पिछला क्लास अनलॉक है। तो आप पिछला क्लास को जो है देख लीजिएगा, और पिछला क्लास में जितना लिखाए हैं ना, उतना जो है आप अपना पेज छोड़ दीजिएगा, उतना पेज जो है आप अपना छोड़ दीजिएगा। लगभग कितना लिखाए हैं देखिए, एक पेज में सिलेबस और एक पेज पढ़ाए, एक पेज में सिलेबस और एक पेज पढ़ाए हैं, मतलब 2 पेज जो है आपको छोड़ देना है। और जो 7 से 9 बैच के लोग हैं, वो पहला क्लास जो है संस्थान के एप्लीकेशन पर जाकर के जो है आप कर लीजिएगा। एक ब्रीफ हम आपको दे दिए, समझ गए, एक ब्रीफ दे दिए कि यही बतलाए हैं। और आप अपने दिमाग में इस बात को मत आने दीजिएगा कि पहला क्लास नहीं किए हैं तो इसलिए समझ में नहीं आएगा। पहला क्लास में जो समझाए हैं, बहुत बड़ा तोप वाला बात नहीं समझाए हैं कि आपको अगला क्लास समझ में ना आए, एकदम समझ में आएगा। समझ गए? तो सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और कल भी मेरा ही क्लास है आपके बैच में। जब आप कल क्लास आइएगा ना, 7 से 9 वाले बैच के छात्र, एकदम उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। लास्ट क्लास जो मेरा हुआ है आधुनिक भारतीय इतिहास का, आज दूसरा क्लास है। आधुनिक भारतीय इतिहास का जो पहला क्लास हुआ है, वो पहला क्लास आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। 7 से 9 बैच के लोग जो है देख लीजिएगा ना, बोलिए ना, हाँ ना, हाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज पिछला क्लास में जहां से पढ़ाए वहां से आगे पढ़ाते हैं, क्या विचार? कोई दिक्कत नहीं ना है? 7 से 9 वाले लोग हैं, सब चीज में यस सर, जी सर, नो सर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो 2 पेज मात्र छोड़ करके आगे बढ़िएगा, या फिर अपना हेडिंग मार लीजिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दीजिए तो जी। हाँ चलिए, आइए आइए गुरुजी लोग। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और देखिए, कई सारी यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तमाम यूरोपीय कंपनी की स्थापना जो है आपको हुई है। ये सभी यूरोपीय कंपनी की स्थापना जो है आपको हुई है। तो तमाम यूरोपीय कंपनी की जो स्थापना हुई है, उसमें सर्वप्रथम स्थापित होने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसे एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1498 ईस्वी में हुई है। तो सभी यूरोपीय कंपनियों में स्थापित होने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी।
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी वर्ष 1498 में स्थापित हुआ है। वर्ष 1498 में स्थापित हुआ है। और आप इस बात को जानिए कि सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। और सबसे बाद में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। सबसे पहले स्थापना हुई, सबसे पहले भारत आई व्यापार करने के लिए और सबसे बाद में भारत से गई। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक भारत में रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है? नहीं कह सकते हैं, यानी सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई, तो सबसे लंबा समय होगा कि नहीं होगा? बताइए ना। आए तो यहां पर परीक्षा के लिहाज से 2-3 बात। पहली बात, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? तो भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी बात, सबसे बाद में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन है? तो इसका भी आंसर होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीसरी बात, सबसे लंबे समय तक भारत में रहने वाली यूरोपीय कंपनी कौन है? तो इसका भी आंसर होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका भी आंसर होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। बात क्लियर है? इसके बाद एक बात और आप जानिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया था। हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया था। देखिए, हिंद महासागर ये है, ये वाला हिस्सा हिंद महासागर है। हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस कारण पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रों का स्वामी। समुद्रों का स्वामी। और हिंद महासागर में अगर कोई भी व्यापार करना चाहता था तो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस, पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ता था। बिना पुर्तगालियों के लाइसेंस के हिंद महासागर में व्यापार नहीं किया जा सकता था। बिना पुर्तगालियों के लाइसेंस के हिंद महासागर में व्यापार नहीं किया जा सकता था। तो पुर्तगाली ने हिंद महासागर में कार्टेज व्यवस्था को लागू किया। कार्टेज व्यवस्था, वही लाइसेंस की व्यवस्था ही कार्टेज व्यवस्था थी। और अगर कोई व्यापारी पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदता था, मतलब लाइसेंस लेता था, और लाइसेंस लेकर के अगर कोई व्यापारी हिंद महासागर में व्यापार करता था तो उसे पुर्तगाली सैनिकों के द्वारा सुरक्षा भी दिया जाता था। पुर्तगाली सैनिकों के द्वारा सुरक्षा भी दिया जाता था।
और अगर कोई बिना लाइसेंस का हिंद महासागर में व्यापार करता था, बिना पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदे व्यापार करता था, तो उसको लूट लिया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा उसको लूट लिया जाता था, जहाजे लूट लेता था जो बिना लाइसेंस का व्यापार करता था। तो पुर्तगालियों का जो पतन हुआ, पुर्तगालियों के पतन के कई सारे कारण थे। उसमें पुर्तगालियों के पतन का एक कारण यह भी था, पुर्तगाली जो है ना लुटेरा हो गया था, लूटने का काम करने लगा था। यह पुर्तगालियों के पतन के कारणों में से एक प्रमुख जो है आपको कारण बना है। और आप सब लोग इस बात से तो अवगत हैं कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। वही भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री बना अल्ब्रेज कैब्राल, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज कैब्राल जो है आपको भारत आया। और वास्को डी गामा की अगर आप बात करेंगे तो वास्को डी गामा भारत की यात्रा 3 बार किया। 1498, 1502 और 1524। 1498, 1502 और 1524 3 बार। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। पुर्तगाली कंपनी भारत आई, भारत आकर मसालों का व्यापार करने लगी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पद लाया गया, जिसे नाम दिया गया पुर्तगाली गवर्नर या पुर्तगाली वायसराय। और पुर्तगाली गवर्नर या पुर्तगाली वायसराय के पद पर सर्वप्रथम फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा बैठा। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा 1505 से 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली वायसराय के पद पर बैठा, अर्थात प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनने वाला था फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल की नीति को अपनाया था। देखिए, वैसी नीति जिसके तहत समुद्री भाग को अपने अधिकार में किया जाना था, उसे ही कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी को दूसरे पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय अल्बुकर्क ने खत्म कर दिया। देखिए, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, जो 1505 से 1509 तक रहे। फिर 1509 में बने अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक वायसराय के पद पर है, पुर्तगाली वायसराय के पद पर है। और उस पद पर रहते हुए अल्बुकर्क ने कई सारे कार्यों को अंजाम दिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक मजबूती प्रदान किया। कैसे अल्बुकर्क ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मजबूती प्रदान किया? देखिए, अल्बुकर्क पुर्तगाली लोगों को, भारत के पुर्तगाली लोगों को, भारत में जो पुर्तगाली सब आया था, अल्बुकर्क ने भारत के पुर्तगाली लोगों को यह कहा कि आप भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कीजिए। अल्बुकर्क के वजह से पुर्तगाली लोग भारतीय महिला से विवाह करने लगा। तो इससे पुर्तगाली और भारतीयों के बीच एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ। फिर भारतीयों ने
पुर्तगालियों को भारत में मदद करना शुरू किया। और यही वजह है कि अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क की अगर आप बात करेंगे तो उसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्बुकर्क ने भारत के वैसे क्षेत्र जो पुर्तगालियों के अधीन था, जैसे भारत का केरल का क्षेत्र, गोवा का क्षेत्र, दादर नगर हवेली और दमन का क्षेत्र, भारत में जो ये सब क्षेत्र है, केरल, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, इन तमाम क्षेत्रों को पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश बनाया। मतलब पुर्तगालियों का व्यापार इन क्षेत्रों में हुआ करता था। भारत के जिन भूभागों में पुर्तगाली थे वहां से सती प्रथा का अंत अल्बुकर्क ने कर दिया। वहां से सती प्रथा का अंत अल्बुकर्क ने कर दिया। अच्छा, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। उधर उधर उसको बोल रहे हैं, उसको खड़ा हो जाए। हाँ हाँ, थोड़ा देर खड़ा रहिए, नींद फट जाएगा। आपने एकदम सो रहा था, बताइए गलतियों की हंसी हो रहा, कितना पतीत है बताइए। उधर का है, देखो उधर क्या है, इधर देखिए, इधर। हाँ हाँ, थोड़ा देर खड़ा रहिए, नींद फटेगा। चलिए सुनिए आप। तो अल्बुकर्क भारत के उन भूभागों में सती प्रथा का अंत कर दिया जो पुर्तगालियों के अधीन था। यही वजह है कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अल्बुकर्क को माना जाता है। और अल्बुकर्क ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया। और अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। और पुर्तगाली बाद में जाकर केरल से पुर्तगाली सत्ता खत्म हो गई। सिर्फ गोवा, दमन और द्वीप तक जो है पुर्तगाली सत्ता सीमित रही। और आप जानिए इस बात को, जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत नहीं आई, तब तक तो पुर्तगालियों का बल्ले बल्ले था। मतलब तब तक पुर्तगाली बेहतर स्थिति में था। लेकिन जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आ गई और 1612 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया। वहां से ही पुर्तगालियों का पतन शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पतन पुर्तगाली का हो गया, नहीं, पुर्तगाली का पूरा पतन नहीं हुआ। पुर्तगाली भारत में रहे, व्यापार भी करते रहे, लेकिन बहुत सीमित क्षेत्र में, सिर्फ गोवा में, सिर्फ दमन और द्वीप में, दादर नगर हवेली में, सिर्फ कुछ छोटे भूभाग में पुर्तगाली व्यापार करते रहे। और पुर्तगाली भारत से गए हैं आजादी के बाद, 1947 के बाद। पुर्तगालियों का अंतिम रूप से विनाश भारत में
1961 ईस्वी में हुआ, 1961 1961 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने पुर्तगाली क्षेत्र में, गोवा, दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों को पूरी तरीका से भारत से बाहर कर दिया गया और गोवा, दमन और द्वीप को भारत में मिला लिया गया। सर्वप्रथम गोवा, दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर बाद में जाकर गोवा को 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली आज भी सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश ही बनकर के रह गया है। और 1961 ईस्वी में जब अंतिम रूप से भारत से पुर्तगालियों का पतन हुआ तो उस समय पुर्तगाली वायसराय हुआ करता था एंटोनियो सिल्वा, एंटोनियो सिल्वा। और आप एक बात जानिए, भारत में यूनानी आक्रमण हुआ, तुर्की आक्रमण हुआ, अरबी आक्रमण हुआ। हर आक्रमण का कुछ ना कुछ प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता ही पड़ता है। हर आक्रमण का कुछ ना कुछ प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है, निश्चित तौर पर पड़ता है हर आक्रमण का। तो जब भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ तो पुर्तगाली के आगमन से भी भारत में कुछ नई पद्धति की शुरुआत हुई है। जैसे पुर्तगालियों के आगमन से भारत में जहाज निर्माण कला का जन्म हुआ है, जहाज निर्माण कला। जहाज सब बनाए जाने लगे। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। प्रिंटिंग प्रेस, जहां समाचार पत्र सब छपता है, जहां समाचार पत्र सब छपता है वही है आपको प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। इसके बाद पुर्तगाली लोग मध्य अमेरिका से, पुर्तगाली मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई, ये सब चीज भारत लाए। और पुर्तगालियों के आगमन के वजह से ही भारत में आलू का खेती होना शुरू हुआ, भारत में तंबाकू का खेती होना शुरू हुआ, भारत में मक्का का खेती होना शुरू हुआ। तो आलू, तंबाकू, मक्का, जब तक पुर्तगाली का आगमन भारत में नहीं हुआ था तो इन चीजों के उत्पादन से भारत के लोग अवगत नहीं थे। लेकिन पुर्तगालियों के आगमन के बाद भारत के लोग आलू, तंबाकू, मक्का, इन सभी वस्तुओं के उत्पादन से जो है आपको परिचित हुए। तो ये सब पुर्तगालियों के आगमन का प्रभाव है। ये सब पुर्तगालियों के आगमन का क्या है? प्रभाव। बात समझ में आया है? 7 से 9 वाले लोग, कोई भी ऐसा बात है जो समझ में नहीं आया? ये बात बताइए आप। हम नहीं ना? हाँ, समझ गए। तो अब एक पेज सिलेबस के लिए छोड़ दीजिएगा 7 से 9 वाले लोग, और एक पेज जो है थोड़ा सा लिखाए हैं वो आप लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन पर क्लास है, समझ गए? बैठ जाइए। ज्यादा खाया पिया मत कीजिए, थोड़ा सा कम। जैसे 4 रोटी कैपेसिटी है तो 2 रोटी खाइए, समझे? अरे ज्यादा खाने के वजह से नींद आता है महाराज। नींद का एक कारण ही भी, एकदम दबा के खा लेगा 4 थाली भात, 4 गो रोटी, समझे? आप पानी उनी पिएगा नहीं, पानी उनी पीजिए, समझे? और देखिए गर्मी का मौसम आ गया, सब
15-20 रुपया में बोतल मिलता है, वो बोतल रखा कीजिए, पानी साथ में रखिए, समझे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। और प्रयास कीजिए, आप 5 बजे के समय आते हैं, ग्लूकोज थोड़ा बहुत उस पानी में हो तो और बेटर है, नहीं तो कम से कम पानी तो होना ही चाहिए। अरे आप ही के लिए महाराज बोल रहे हैं, समझे। और स्पेशली लड़की के लिए एकदम जरूरी है, समझ गए। बेहोश यही सब न होती है जी, समझिए। और जिस रोज तबीयत खराब लगे नहीं आना है, क्योंकि मान लिया जाए कि अगर एगो बेहोश होते पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे बढ़िया है मत आइए, ठीक है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। चलिए लिखिए, आप लिखिए, जहां तक लिखे हैं उससे आगे लिखिए। लिखिएगा, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, तथा उसी में तथा भारत से सबसे अंतिम में है, देखिए वहां पे स्टॉप नहीं है जी। तथा भारत से सबसे अंतिम में, अच्छा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। देखिए क्या दिक्कत है जी, पीछे में लाइटें कट गई। हाँ आ गया, बताइए, बकाने लगते हैं आप लोग महाराज। 1 सेकंड में गर्मी लग जाता है, और रूम में तो एकदम जनरेटर लगल है, समझे। गर्मी का मौसम है, लाइट कटबे करेगा, समझे। तथा भारत से सबसे अंतिम में जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। अर्थात भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी अर्थात भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी अर्थात भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी अर्थात भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब एक बात और जानिए गुरुजी लोग, ठीक है, इसको आप लिख लिए। देखिए,
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, PEIC मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। फिर जो है आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। फिर आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। ठीक है। भारत में शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण राजवंश मुगल वंश है, और आप सब लोग मुगल वंश से अवगत है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई है जी? आप तो पढ़े हैं ना, बताइए। कॉपी ओपी रिवीजन और नहीं करते हैं? रिवीजन और किया कीजिए। कब हुआ है जी? 1526। तो अब आप देखिएगा यहां पर एक लैंडमार्क है 1526। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल एम्पायर, मुगल वंश की स्थापना हुई। क्या हो रहा है जी पीछे में? क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? अपने मने से चिल्ला, आह तोड़ी के ई का हो गया है नीचे में। ओ नीचे में तो उनके भी क्लास में चिल्लाते हैं आप लोग। थोड़ी चलिए 1526 ईस्वी में, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। एक बात बताइए, सभी यूरोपीय कंपनियों में एकमात्र यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है जो मुगल वंश की स्थापना से पहले स्थापित हुआ है। उसके अलावा अन्य जितनी भी यूरोपीय कंपनी है सब मुगल वंश की स्थापना के बाद स्थापित हुआ, 1526 के बाद स्थापित हुआ है। तो एक बड़ी अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय कंपनी है जो मुगल वंश की स्थापना के पूर्व स्थापित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझे हैं? तो नीचे से लिखिएगा। यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो मुगल वंश के स्थापना के पहले स्थापित हुआ है, जो मुगल वंश के स्थापना के पहले स्थापित हुआ है, जो मुगल वंश के स्थापना के पहले स्थापित हुआ है, जो मुगल वंश के स्थापना के पहले स्थापित हुआ है, जो मुगल वंश के स्थापना के पहले स्थापित हुआ है। नेक्स्ट, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है।
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है, समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना ईस्वी में 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में खोला। 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में खोला। 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में खोला। नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय का पद लाया गया। पुर्तगाली वायसराय का पद लाया गया, फुल स्टॉप। इस पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति फ्रांसिस्को दी अल्मोरा, फ्रांसिस्को दी अल्मोरा फ्रांसिस्को दी अल्मोरा फ्रांसिस्को दी अल्मोरा हुए, जो 1509 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे, जो 1509 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे। जो 1509 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे, जो 1509 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल की नीति, अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल की नीति
अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल की नीति को अपनाया? इस नीति के तहत हिंद महासागर पर इस नीति के तहत हिंद महासागर पर कब्जा किया गया। इस नीति के तहत हिंद महासागर पर कब्जा किया गया। इस नीति के तहत हिंद महासागर पर कब्जा किया गया। हिंद महासागर पर कब्जा किया गया। कालांतर में जाकर, उसी में कालांतर मतलब बाद में, कालांतर में जाकर अल्बुकर्क ने कालांतर में जाकर अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी, कालांतर में जाकर अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी, कालांतर में जाकर अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत कर दिया। कालांतर में जाकर अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत कर दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय पुर्तगाली वायसराय। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क बने। द्वितीय पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क बने जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक, जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक, जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक इस पद पर आसीन रहे। इस पद पर आसीन रहे। इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने पुर्तगालियों को इस बात को लेकर प्रेरित किया कि इन्होंने पुर्तगालियों को इस बात को लेकर प्रेरित किया कि वे भारतीय स्त्री से विवाह करें।
कि वे भारतीय स्त्री से विवाह करे। इन्होंने पुर्तगालियों को इस बात को लेकर प्रेरित किया कि वे भारतीय स्त्री से विवाह करें। नेक्स्ट पॉइंट, अल्बुकर्क को अल्बुकर्क को अल्बुकर्क को अल्बुकर्क को पुर्तगाली सॉरी अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने भारत के क्योंकि उन्होंने भारत के उन क्षेत्रों से क्योंकि उन्होंने भारत के उन क्षेत्रों से क्योंकि उन्होंने भारत के उन क्षेत्रों से सती प्रथा का अंत कर दिया क्योंकि उन्होंने भारत के उन क्षेत्रों से सती प्रथा का अंत कर दिया जो जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, जो की जगह जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार था। नेक्स्ट, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा 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 छीन लिया। गोवा छीन लिया। नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली, पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और द्वीप, पुर्तगालियों ने गोवा, कोमा दमन और द्वीप, कोमा दादर नगर हवेली,
दमन और द्वीप, कोमा, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली जैसे क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण किया, जैसे क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली इत्यादि जैसे क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण किया। हाय, फिर से बोले क्या? हाँ तो वो तो फिर से बोलबे किए थे। है काहे ऐसे बिल्ली जैसे करते हैं? अंधेरा कायम रहेगा। कहां से ये सब लक्षण कहां से सीखे हैं वो? कौन कॉलेज सबसे पढ़ के आए आप लोग? लिखिए, आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर, कोमा, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, कोमा, हारमुज की खाड़ी, फारस की खाड़ी, कोमा, हारमुज की खाड़ी, हारमुज की खाड़ी में अपनी चौकियां, में अपनी चौकियां स्थापित किया। इसका मतलब क्या हुआ? हैं? जैसे देखिए, भिखना पहाड़ी गए हैं? भिखना पहाड़ी में एगो पुलिस चौकी है ना जी। बाजार समिति गए हैं, मेन गेट, वहां पर एगो पुलिस चौकी है ना। मतलब एक प्रकार से अस्थाई निवास स्थान, जहां पर रह करके आसपास के चीजों को देखा जा सके। तो आप देखते होंगे भिखना पहाड़ी चौकी के पास पुलिस रहता होगा, समझ गए? वहां पर भी रहता होगा। तो हिंद महासागर में, हारमुज की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में अपना चौकी स्थापित करके जो है, अपना एक अस्थाई निवास स्थल स्थापित करके जो है, हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण करने का काम पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। इसी वजह से इन क्षेत्रों में जो है पुर्तगालियों ने अपना चौकी अर्थात अस्थाई घर स्थापित करने का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत अर्थात लाइसेंस, भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगाली ने किया है। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगाली ने किया है। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगाली ने किया है। कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगाली ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट,
भारत में जहाज निर्माण कला और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। भारत में जहाज निर्माण कला और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में जहाज निर्माण कला और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई है। भारत में जहाज निर्माण कला और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई है। पुर्तगालियों ने ही नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, पुर्तगालियों ने ही मध्य अमेरिका से पुर्तगालियों ने ही मध्य अमेरिका से आलू तंबाकू और मक्का, आलू तंबाकू और मक्का भारत लाया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार वर्ष 1961 ईस्वी में भारत सरकार वर्ष 1961 ईस्वी में भारत सरकार वर्ष 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय भारत सरकार वर्ष 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया। पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया। इस समय पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो सिल्वा, इस समय पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो सिल्वा, इस समय पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो सिल्वा थे। इस समय पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो सिल्वा थे। अब आगे एक दो बात और जानिए, फिर आप लिखिएगा, समझे। लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट और आपको लिखना है। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है और दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल था। ये 2 पॉइंट और लिखना है यहां पे, फिर आगे बताएंगे। लिखिए तो, वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर तीन बार
वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर 3 बार आए हैं। एक नंबर में 1498, दो नंबर में 1502 और 3 नंबर में 1524 और 3 नंबर में 1524, 3 नंबर में 1524। नेक्स्ट, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। चलिए अब आगे जानिए। देखिए, मुगल वंश की स्थापना से पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो पुर्तगाली और मुगलों के बीच संबंध स्थापित हुए थे व्यापार को लेकर के। पुर्तगाली और मुगलों के बीच संबंध स्थापित हुए थे व्यापार को लेकर के मुगल बादशाह अकबर के समय। अकबर हिंद महासागर में व्यापार करना चाहता था, और अकबर हिंद महासागर में व्यापार करना चाहता था, इसके लिए अकबर को पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदना पड़ा था, मतलब लाइसेंस लेना पड़ा था, लाइसेंस लेना पड़ा था। तो अकबर कार्टेज खरीदकर पुर्तगालियों से हिंद महासागर में व्यापार किया। यहीं से पुर्तगाली और मुगलों के बीच संबंध स्थापित हुए, और फिर जो है मुगलों ने पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने में मदद भी किया। लेकिन पुर्तगालियों की नीति के वजह से, पुर्तगालियों की जो लूटने वाली नीति थी, उसके वजह से जो है संबंध बहुत बेहतर पुर्तगाली और मुगलों के बीच नहीं रह सका। और फिर मुगलों ने जो है अपने क्षेत्र से पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। एक मुगल बादशाह शाहजहां हुए, जिसने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया। हुगली पड़ता है आपको बंगाल में। तो पुर्तगाली जो है अपना पैर पसारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उनकी नीतियों के वजह से जो है वे आपको पैर नहीं पसार पाए। मतलब जो लूटमार वाली उनकी नीति थी, उस नीति के वजह से ही पुर्तगाली भारत में बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाया। समझ गए। और विशेष तौर पर जब 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया, तो फिर एक प्रकार से कहिए तो पुर्तगालियों की शक्ति छीन हो गई, अर्थात पुर्तगालियों की शक्ति जो है आपको कमजोर हो गई। तो नीचे से लिखिएगा, मुगल और पुर्तगालियों के बीच संबंध, मुगल और पुर्तगालियों के बीच संबंध, मुगल और पुर्तगालियों के बीच संबंध
बादशाह अकबर के समय स्थापित हुआ था। बादशाह अकबर के समय स्थापित हुआ था। फुल स्टॉप। अकबर ने हिंद महासागर में व्यापार करने को लेकर अकबर ने हिंद महासागर में व्यापार करने को लेकर पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदा था। अकबर हिंद महासागर में व्यापार करने को लेकर पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदा था। पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदा था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वाली कहां है जानते हैं? गुजरात के सूरत में है। गुजरात के सूरत में स्वाली है। स्वाली एक छोटा सा शहर है, नगर है स्वाली। 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध, देखिए स्वाली ऐसे लिखा जाता है। सोलह सौ बारह ईस्वी में स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध स्वाली का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार हुई है। इस युद्ध में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई है। इस युद्ध में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई है। यहीं से पुर्तगाली कंपनी के पतन का दौर प्रारंभ हुआ। यहीं से पुर्तगाली कंपनी के पतन का दौर प्रारंभ हुआ। यहीं से पुर्तगाली कंपनी के पतन का दौर प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह शाहजहां ने
पुर्तगालियों के लूटमार की नीति के कारण मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के लूटमार की नीति के कारण पुर्तगालियों की लूटमार की नीति के कारण पुर्तगालियों की लूटमार की नीति के कारण 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में हुगली से बाहर खदेड़ दिया। हुगली से बाहर खदेड़ दिया। चलिए, जितना समझाए हैं उतना लिखा दिए, अब उतना को आप पढ़िए। पढ़िए तो जल्दी। पढ़ लिए जी, पढ़ लिए। हो गया, दीजिए तो। ए हीरो सब आइए, याद करते हैं। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी, सबसे अंतिम में जाने वाली, सबसे लंबे समय तक रहने वाली, समुद्रों का स्वामी कौन कंपनी को कहा जाए? आए यूरोपीय कंपनियों में एकमात्र कंपनी जो मुगल वंश की स्थापना से पहले स्थापित हुआ कौन है? पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? केरल के कोच्चि।
पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? केरल के। कब खोला? 1500। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? फ्रांसिस्को दी। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? फ्रांसिस्को दी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? फ्रांसिस्को दी। इसको समाप्त किसने किया? अल्बू। द्वितीय पुर्तगाली वायसराय कौन बना? कौन बना? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाए? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसने पुर्तगालियों को इस बात को लेकर प्रेरित किया कि पुर्तगाली भारतीय स्त्री से विवाह करे? किसने पुर्तगालियों को इस बात को लेकर प्रेरित किया कि पुर्तगाली पुरुष भारतीय स्त्री से विवाह करे? राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा किससे छीन लिया? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा किससे छीन लिया? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगालियों ने किन किन क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण किया? गोवा, दमन और द्वीप और दादर नगर हवेली। पुर्तगालियों ने किन किन क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण किया? पुर्तगालियों ने कहां कहां अपनी चौकियां स्थापित किया? हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और हारमुज की खाड़ी। पुर्तगालियों ने कहां कहां अपना चौकी स्थापित किया? भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? किसने किया है? भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? भारत में जहाज निर्माण कला, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से भारत क्या क्या लाया? आलू, तंबाकू। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से क्या क्या लाया? और पुर्तगालियों से गोवा को आजाद 1961 में कौन ऑपरेशन के तहत करवाया? कौन ऑपरेशन के तहत? और उस समय 1961 ईस्वी के समय गोवा के पुर्तगाली वायसराय कौन था? एंटोनियो। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली वायसराय कौन था? एंटोनियो सिल्वा। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर कितनी बार आया? वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर कितनी बार आया? कब कब? 1498, 1502 और 1500। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कब आया? भारत और पुर्तगालियों के बीच संबंध स्थापित किस मुगल बादशाह के समय हुआ? किसके समय हुआ? स्वाली का युद्ध कब हुआ है? 1612। स्वाली का युद्ध कब हुआ है? स्वाली का युद्ध कब हुआ है? किस दो यूरोपीय कंपनी के बीच हुआ है? पुर्तगाली और ब्रिटिश। पुर्तगाली और किस बादशाह ने पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से बाहर कर दिया? किस बादशाह ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया? शाहजहां। चलिए इसके आगे मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। और देखिए आप जो है 7 से 9 वाला से पूछ लेंगे कि लोग आया है या नहीं आया है, और फिर अगर वो लोग आ जाएंगे तो फिर आपके आधुनिक भारतीय इतिहास के टाइम को जो है आधा घंटा थोड़ा बढ़ाएंगे, 7 से 7:30 करेंगे, ठीक है। आधुनिक भारतीय 2 घंटा करेंगे, 5:30 से 7:30। तो आज एक बार उन लोगों से पूछ लेने दीजिए लोग आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। वो तो बैच में पता नहीं चलेगा, अभी कहना मुश्किल ना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं 7:30 बजे अगले बैच में। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।